तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस। पिछली वीडियो में हमने किया था रिलेशन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन में फर्स्ट अपने पास है दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। So we introduce the concept of this type of relations by means of example. Like हमने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं, is less than और equal to का रिलेशन है, is less than और equal to का रिलेशन है। we denote, और इसको डिनोट कैसे करेंगे? less than equal to। ठीक है। सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है। रिलेशन क्या दे रखा है? इज लेस देन और इक्वल टू, डिनोट ऐसे करेंगे, लेस देन और इक्वल टू। सेट कौन सा दे रखा है? नेचुरल नंबर। अब हम क्या करते हैं? हर नंबर को चेक करते हैं। टू किसी भी नंबर के साथ, नेचुरल का नेचुरल के साथ, 2 लेस देन और इक्वल टू 2, 3 लेस देन इक्वल टू 3, है ना। अब कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। सो 4 लेस देन इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ठीक है। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर सेटिस्फाइंग द रिलेशंस। ठीक है। सो इन जनरल नाउ वी आर राइटिंग डेफिनेशन। इफ x is your element, the same element applies the relation on the same element. ठीक है। For all x belongs to natural number, मीन्स जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसका रिलेशन जो भी गिवन होगा उसके साथ ही चेक करना है। अगर वो रिलेशन खुद के साथ वो रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। So how can we define? A relation in a set is said to be reflexive. A relation in a set is said to be reflective, reflexive, right? Reflective, not a good word. So is said to be reflexive if it is such that each member bears this relation to itself. So कोई भी रिलेशन दे रखा हो उसका उसके साथ ही वो रिलेशन होल्ड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास रिलेशन है अब इज लेस देन का सेट है नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो अब चेक करते हैं। अब 1 है जो लेस देन 1 नहीं है। ठीक है। 2 to be right this way, 2 less than 2 नहीं है, because less than only mean less, equal to is not denoted. In the previous example we have taken less than or equal to, वे दोनों में से कोई भी हो।
तो वो इक्वल टू पे होल्ड कर रहा था, ठीक है। सो इन दिस केस, so we write this relation is not reflexive, not reflexive. नेक्स्ट रिलेशन अपने पास है सिमेट्रिक रिलेशन. व्हाट रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन. So first I am going to define it, then we will solve the definition. A relation R in a set A is said to be symmetric, is said to be symmetric if A1 related to A2. So we can write relations in bracket as well. Yesterday we discussed. So belongs to R. ठीक है. This implies A2 A1 also belongs to R for all A1 comma A2 belongs to R. Here we will write A set, not R. So वो की कह रहा है कि कोई रिलेशन R है अपने पास, सेट A के ऊपर डिफाइंड है, उसको हम सिमेट्रिक कब कहेंगे? अगर A1 रिलेटेड टू A2 होगा, A1 रिलेटेड टू A2 एंड, ठीक है, साथ में A2 रिलेटेड टू A1 भी होगा, ठीक है। जो हमने ये लिखा है A1 रिलेटेड टू A2, ठीक है, वो भी R में, R का जो सेट होगा ना उसमें A1 रिलेटेड टू A2 भी होना चाहिए और A2 रिलेटेड टू A1 भी होना चाहिए। अगर दो वो रिलेशन और उसका इनवर्स उसमें एग्जिस्ट है तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है। सारे होने चाहिए, अगर A1 A2 है तो A2 A1, और कोई सेट है A3 A4 R में तो उसका A4 A3 भी होना चाहिए, तब वो होगा सिमेट्रिक रिलेशंस। फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है, हमने रिलेशन लिया है फैक्टर ऑफ का। एग्जाम्पल रिलेशन हम ले रहे हैं किसका? फैक्टर ऑफ का, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है, बट 4 is not a factor of 2, ठीक है, so it's not a symmetric relation. This relation is not symmetric, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं परपेंडिकुलर टू का। परपेंडिकुलर टू, ठीक है। सो हमारे पास, मैंने देखो ये 2 लाइंस है, एक ये L एक ये M, इसका नेम L इसका M। सो consider a set of line in a plane, the relation is perpendicular to, symbolized by this symbol. So L perpendicular to M, ठीक है, and M also perpendicular to L, ठीक है। अगर एक लाइन L परपेंडिकुलर है M दे तो M भी तो परपेंडिकुलर लाइन L दे। So both the relation L perpendicular to M and their inverse M perpendicular to L. So this relation
This relation is symmetric relation. Symmetric relation. The third relations we are having, that is transitive relation. Transitive relation. A relation are, first we will write definition and we understand the definition, then I'll give you example as well. So a relation are in a set A is said to be डेफिनेशन सारी एक सी हैं, वर्डिंग एक सी है, थोड़ा थोड़ा फर्क है. सो दैट डेफिनेशन का जो वर्डिंग है एक सी रखी है ताकि आपको याद करना आसान हो जाए. अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव if A1 related to A2 means belongs to R. Same, either you will write A1 A2 belongs to R, or you will say A related to A2, both are same. And A2 related to A3, this implies A1 A3 belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to the set of A, because we said we defined it on set A. So now वो क्या कह रहा है, अपने पास रिलेशन R होना चाहिए जो कि डिफाइंड है किसी सेट के ऊपर, सेट A उसको कह दिया, ठीक है. और उसमें क्या फीचर होने चाहिए, उस सेट के जो R बनाएंगे ना हम, उसमें R में क्या फीचर होना चाहिए. अगर A1 A2 के साथ रिलेटेड है और जो A2 है वो किसी और के साथ रिलेटेड है, तो फर्स्ट और थर्ड भी रिलेटेड हो, फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन हो और वो भी आर सेट में अवेलेबल हो, तो इस टाइप के रिलेशंस को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन. क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने कहा, हम कौन सा ले रिलेशन, चलो फैक्टर का ले लेते हैं. इज अ फैक्टर ऑफ का रिलेशन है. सो 2 is a factor of 4 and 4 is a factor of 8. ठीक है, अब 2 है जो वो फैक्टर है 4 का, क्योंकि 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना. सो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, सो 4 फैक्टर हो गया. यहाँ पे 4 को 2 इंटू 2 लिख, सो 2 4 का फैक्टर है, 4 आगे सपोज 8 का फैक्टर है, तो 8 का 2 भी तो फैक्टर है. सो दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8. सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव. इसको इस भाषा में अगर लिखना हो, 2 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 4 8 बिलोंग्स टू आर. सो दिस इंप्लाइज 2 8 बिलोंग्स टू आर. ठीक है, here comma defines is a factor of, so we will read 2 is a factor of 4, 2 is a factor of 8, 4 is a factor of 8. So we will read by joining the relation, but we will write in this way. So both the ways are right. Now, fourth type of relation is anti-symmetric relation. Anti-symmetric relation. Now, what is anti-symmetric relation? A relation are in a set A
is said to be एंटी सिमेट्रिक। कोई भी रिलेशन आ रहा है अगर वो सेट ए के ऊपर डिफाइन होगा उसे हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। कब? इफ उसका A1 रिलेटेड टू A2 बिलोंग्स टू R है एंड A2 A1 बिलोंग्स टू R, दोनों हो। तो दिस इंप्लाइज ये तभी होगा अगर A1 इक्वल्स टू A2 होंगे, क्योंकि A1 रिलेटेड टू A2, A2 रिलेटेड टू A1, दोनों R में हो। इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द एलिमेंट्स ऑफ R इज इक्वल। सो अब तक हमने किए हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ रिलेशंस में हमने क्या क्या किया है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। फिर हमने किया सिमेट्रिक रिलेशन, फिर हमने किया ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर हमने किया एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, चलो ये अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, कुछ और समझाना है आपको। अगर कोई ऐसा रिलेशन आपको दे रखा है, कोई ऐसा रिलेशन हो जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो अगर किसी रिलेशन में ये तीनों रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिवनेस, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, then this relation is called as, what it is called as? Anybody idea? I hope you all have done equivalence relation. So what is the definition of equivalence relation? If the relation has reflexive relation, symmetric relation and transitive relation, all the three relations are held in a single set R, that relation set is called or made that set a equivalence relation, or we will write as equivalence relations because more than one relations we are having. So like I am giving example, the relation, ठीक है, is a congruent to in the set of all triangles in a plane is an equivalence relation, ठीक है। अब सभी ट्रायंगल्स, अब कॉन्ग्रुएंट रिलेशन है। कॉन्ग्रुएंट मींस क्या होता है? शेप सेम होनी चाहिए, साइज जो मर्जी हो, ठीक है। अब कोई भी ट्रायंगल ले लो, वो ट्रायंगल तो होगी ही, ठीक है। ट्रायंगल है तो कोई जैसी मर्जी हो ट्रायंगल, ठीक है। इज अ कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या है? जो उसके साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं। अब ऐसे नहीं है एक ट्रायंगल ऐसी है तो एक ऐसी ले लें, ठीक है। शेप्स डिफरेंट है, शेप सेम होती है कॉन्ग्रुएंट में, साइज कोई भी हो, छोटा बड़ा, सो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी। सिमिलरली सिमिलर टू रिलेशन ले लो तो वो भी इक्विवेलेंस होगा। तो आप डिवाइजर का ले लो, ठीक है, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर।
results on equivalence relations. सपोज आपका R है जो वो इक्विवेलेंस है, ठीक है, आई एम राइटिंग ER इन शॉर्ट फॉर्म। अगर R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फर्स्ट रिजल्ट, अगर आप R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है तो अगर उसका इनवर्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से वो वीडियो देखें और कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। आई विल अरेंज वन सेपरेट वीडियो एज वेल। सो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दूसरा रिजल्ट क्या है, अगर अपने पास एक R1 है और एक R2 है, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, ठीक है। तो जो इनका इंटरसेक्शन होगा R1 इंटरसेक्शन R2 वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन देगा हमें, वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन देगा हमेशा, ठीक है। इनकी जो थ्योरम है वो तो आपको CBSE में नहीं आती है, अगर आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो वो ये थ्योरम्स पूछ सकते हैं। थर्ड रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता, हमें चेक ही करना पड़ेगा। क्या है वो, अगर R1 R2 आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका जो यूनियन होगा R1 यूनियन R2 वो इक्विवेलेंस रिलेशन नॉट नेसेसरली है कि अगर ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नो, यू चेक एवरी टाइम, हमें चेक ही करना पड़ेगा क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपने सारे कंसेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोबारा देखें, तब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब उसको प्रेफर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।